वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। गुड इवनिंग। आज 25 दिसंबर है और आप सभी लोग जानते हैं 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। साथ ही साथ आज एक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी जन्म दिवस आता है। तो आई होप आप लोगों को उनके बारे में जरूर पता होगा। और क्रिसमस कोई फर्क नहीं पड़ता किस रिलीजन से क्या बात हो रही है, एक फेस्टिवल फेस्टिवल ही होता है। सो आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस एंड बहुत अच्छे से मनाइएगा। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, उससे भी आपको फायदा यहाँ पे जनरेट होगा। ये है भाई आज के हमारे क्वेश्चंस और आज के आर्टिकल्स। सबसे पहले आइसलैंड जो एक जगह है वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स अभी हमारी लोकसभा राज्यसभा में पास हुए हैं, तो ये मैं चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। सिक्योरिटी ब्रीच जो पार्लियामेंट में हुआ था, 28 सीओपी सेशन का नया फॉलो अप आया है, और भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पर 18 दिसंबर को जो है आइसलैंड के एक जगह ग्राइंडविक में क्या किया गया है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है आइसलैंड के मेन एयरपोर्ट पर। इसी वजह से वहां पे बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला गया एयरपोर्ट से, क्योंकि ये डर था कि भाई अर्थक्वेक या इरप्शन और कोई ना हो जाए। आइसलैंड जगह ही ऐसी है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस या फिर जो जो ये विस्फोट होते हैं इसका काफी बड़ा चांस रहता है। ठीक है, वॉल्केनो जो होते हैं ना, पता है क्या होता है वॉल्केनो होते क्या है? वॉल्केनो का अर्थ होता है कि पृथ्वी के अंदर जो जमा हुआ एक तरीके से मैग्मा है, उसे कहते हैं हम इंग्लिश में मैग्मा। वो मैग्मा, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही बोलते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर से बाहर निकल आता है और उसे क्या कहते हैं? लावा। तो मैग्मा का धरती की सतह पर आना, क्रस्ट पे आना, लावा की फॉर्म में, उसमें गैसेस भी होती हैं, एसिड भी होता है, उसे कहते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो का जो मतलब है ना वो होता ही यही है। ठीक है, अचानक से ही इरप्शन हो जाती है। और मैग्मा जो है अर्थ के अंदर का, क्योंकि वो मैग्मा को होल्ड नहीं कर पाता, मेंटल मैग्मा कौन होल्ड नहीं कर पाता? जो अर्थ की लेयर होती है मेंटल, तो वो इस वजह से बाहर आ जाता है जहां जहां पे सरफेस वीक होता है, और इसकी वजह से वहां पर अर्थक्वेक और एशफॉल स्टॉर्म्स, लैंडस्लाइड्स वो होना कॉमन हो जाता है। ये चीज पानी के अंदर भी हो सकती है, पृथ्वी के ऊपर भी, कहीं पर भी वो चीज की जा सकती है। और उसी के लिए क्या करना पड़ता है? अगर कभी भी ऐसी कोई चीज हुई है तो लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा वहां से, आसपास के जगह से। तो आइसलैंड प्लेस ही ऐसी है, वहां पे इमरजेंसी शेल्टर, फूड सप्लाईज करना, जोन्स के बारे में देखना, अवेयरनेस लेके आना, लोगों को घर के अंदर भेजना, क्योंकि अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुई है तो जबरदस्त जो है वो लावा दूर तक ऐसे फैला होगा, एकदम ऐश की फॉर्म में। ठीक है, तो उसे कहते हैं लावा। लावा बहुत जो हमारे ये वॉल्केनो होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर कोई ऐसा वॉल्केनो है जो लगातार इरप्ट हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, उसे कहते हैं सक्रिय वॉल्केनो। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कहाँ पे है। ठीक है, आपने क्या बताना है? दो आंसर देने। पहला आपने बताना है कि हमारा सक्रिय वोल्केनो कौन सा, उसका नाम। दूसरा उसकी लोकेशन, और वो लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ अंडमान में है। लेकिन आपने सिर्फ केवल अंडमान नहीं लिख देना, नहीं, आपने बताना है अंडमान की कौन सी जगह पे है। उत्तर अंडमान, दक्षिण या मध्य, कहाँ पर है? नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, कहाँ पे है अंडमान में? ठीक है, ये भी आपने बताना है। तो पढ़ोगे तो पूरा डिटेल में पढ़ना, तभी फायदा है। ऐसे ही एक वोल्केनो होता है जिसे कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो एक ऐसा वोल्केनो है जो कि, जिसकी ये पॉसिबिलिटी है कि अभी शायद वो वोल्केनो दोबारा से इरप्ट ना हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि वो दोबारा से इरप्ट नहीं होगा। ठीक है, और हो सकता है इसके अंदर का लावा खत्म हो चुका हो। तो मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ। भारत का ही एक वोल्केनो है, अंडमान निकोबार के मिडिल अंडमान में मिलेगा, सॉरी नॉर्थ अंडमान में मिलेगा। नॉर्थ उत्तरी अंडमान का जगह का नाम है नारकोंडम।
नारकोंडम वोल्केनो, जो कि डोरमेंट वोल्केनो की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और एक होते हैं जिसमें अब कुछ भी लावा नहीं बचा है, जो बिल्कुल भी इरप्ट नहीं होगा, उसे कहते हैं जो कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, एक्सटिंक्ट कहते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको ये फैक्ट्स को याद में रखना है। तो वॉल्केनिक बेल्ट्स बेल्ट्स बनी हुई है, जैसे कि सबसे बड़ी बेल्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड, जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है, अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। न्यूजीलैंड से अलास्का, बहुत से आइलैंड्स का ग्रुप वहां पे पड़ता है। पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा, जगह का नाम आप पढ़ सकते हो। ज्यादातर इसमें आपको कंट्रीज मिलेंगी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। ठीक है, मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट ये भी है। ठीक है, सिरकम पैसिफिक बेल्ट एल्पाइन हिमालयन रेंज में मिलेगा। एक आपको मिलेगा जो है अफ्रीकन रिफ्ट में, एक रेजेंस पेनिनसुला में मिलेगा। रेजेंस पेनिनसुला वही है जो अभी आइसलैंड वाला है ना, वहीं पर ही आइसलैंड की कैपिटल ही रेजविक है। ठीक है, वहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो बोला गया था कि ये डोरमेंट है, लेकिन अब ये 3 बार यहाँ पर 2021 के बाद से इरप्ट हो चुका है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक्टिव लिस्ट में आ गया। वैसे एक्टिव वोल्केनो इंडोनेशिया में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो एक्टिव वोल्केनोस काफी सारे हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको याद रखने हैं वोल्केनोस के बारे में, ये सब आपको पढ़ के जाना है। कहाँ पे इरप्ट हुआ है याद रखिएगा, ग्राइंडाविक एक जगह है आइसलैंड में, मेन एयरपोर्ट के पास, वहां पे इरप्शन देखने को मिली है। याद हो जाएगा ये सारे फैक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यही था, याद रखिएगा। ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS1 में वॉल्केनिक बेल्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, और प्रीलिम्स में नॉर्मली वॉल्केनो के ऊपर कंसिडर द स्टेटमेंट्स करके आ जाता है, तो वो तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको भी ऐसे ही पढ़ के जाना है। अगले आते हैं भाई, अभी जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे, जो कि पहले हमारे औपनिवेशिक शासन में जब ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था, तब 3 बिल्स थे, अब उनको रिप्लेस करके नए बिल्स आए हैं, जिसमें जो है रिप्लेस कर दिया है कि विद्रोहात्मक आचरण को अपराध की श्रेणी से बाहर करके भीड़ द्वारा अगर कोई हत्या है तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान रहेगा। हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने ये बोला है कि इन 3 बिल्स में आपको सिर्फ लोगों को पनिशमेंट ना दे के उनको न्याय देने की प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, ताकि बढ़िया तरीके से सारे के सारे काम हो सके। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, ये रिप्लेस किया है। आप नाम पढ़ो इनके। इंडियन जस्टिस कोड बिल जो है नया आया है, जो कि इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगा। इंडियन एविडेंस, जिसमें एविडेंस के बारे में, पूरा साक्ष्य के बारे में बताते हैं, उसने इस वाले एक्ट को रिप्लेस किया है। ऐसे ही सिविल डिफेंस का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC को रिप्लेस किया, तो 3 हो गए। देखो, अब मेरे हिसाब से ये एक काफी अच्छा स्टेप है। इनके फायदे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला वही कि देखो यार, ये बिल्स जो बने हुए हैं ना, ये इतनी पुरानी लैंग्वेज के लिखे हुए हैं, इनमें लैंग्वेज, इसमें तरीका समझने का अलग है। पर आज का ये बिल आप देखो 1898 1872 के चल रहे हैं, जबकि इसको अब जो है वो 200 साल से ज्यादा हो चुका है, मतलब करीब किसी को 200 साल हो गए, किसी को 150 साल, किसी को 100 साल। तो इस तरीके से अब इसको रिप्लेस करने की जरूरत है, और नए शब्दों को इस्तेमाल करने की जरूरत है, जो आज की पीढ़ी की डिमांड है। ठीक है, इसमें टेररिज्म वर्ड को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसको जो है इंडिया, आपको पता, हमेशा से टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो फाइट करने के लिए तैयार रहा है, तो इस प्रकार से इसमें ये सब चीजें भी चेंजेस लेकर के आने को बोला गया, तो ये एक अच्छा है। ठीक है ना, बाकी इसके अंदर काफी सारे और भी अपराधों को बात किया गया है। इसके अंदर जो है देशद्रोह, विद्रोहात्मक आचरण, देशद्रोह, सरकार के विरुद्ध अपराध को देशद्रोह के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया, ये वर्ड निकल के आया है। सेडिशन की जगह ट्रीसन शब्द को आया कि मतलब आपने देश से गद्दारी करी है। वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे कि हमारी महिलाओं और बच्चों को, उसमें अलग से प्रावधान दिया गया, EFIR लेके आए हैं, क्योंकि पहले तो नहीं होती थी ना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से FIR, पर इसमें लेकर के आ गए। इसमें बहुत से हमारे जो एक वो होते हैं ना, मतलब एक जो टाइम होता है कि आपको इस टाइम पे कार्यवाही खत्म करनी है, इस टाइम पे जस्टिस मिल जाना चाहिए, उसके ऊपर ना एक समय सीमा तय कर दी गई है, तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज है ये वाली, ताकि जो जस्टिस जो है उसको मिलने में सालों साल जो लग जाते थे, अब कम से कम कुछ तो होगा कि जो जस्टिस उनको टाइम से मिल सकेगा, मतलब कुछ तो फर्क पड़ेगा ना इसके अंदर। तो यहाँ पर अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जज के सामने लेके जाना, पूरा देखना, उसके ऊपर एक जो है वो टाइम लिमिट तय कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे बिल्स के ऊपर एक टाइम बाउंड प्रोसेस कर दिया गया। FIR भी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है,
तो 3 दिन तक आपको कंप्लेंट हुई है तो उसके बाद पूरा जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, सर्च करना है, तलाशी जब्त करना, बलात्कार के पीड़ितों की मेडिकल जांच की समय सीमा। तो अब इसके अंदर काफी सारी समय सीमाओं को एक तरीके से कहते हैं ना कि आप फिक्स कर दिया गया, तो वो जरूरी भी था यहाँ पर। ये सब देखो आप, यहाँ पे समय सीमा तय कर दी गई है, किसी में 45 डेज, किसी में 90 डेज, किसी में 16, किसी में 14, डिपेंड करता है कि क्राइम कौन सा है, चार्जशीट कब फाइल होगी, किस प्रकार का है। तो ये तो थे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, लेकिन कई लोगों ने इसको नेगेटिव भी बोला है कि भाई इसमें जो है यहाँ पर पुलिस के जो ज्यादती होती है उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई, सबूतों के विरुद्ध कुछ बात नहीं की गई। ठीक है, इसमें ये बोला है कि भाई एविडेंस के ऊपर ज्यादा बात नहीं की गई है, पुलिस की कस्टडी को 90 दिन तक एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब कि पुलिस तो और ज्यादा यहाँ पर लोगों पे अत्याचार कर सकती है, ज्यादती कर सकती है। हाँ, तो ये पॉइंट्स मुझे भी इसमें यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक लगते हैं कि ये वाले पॉइंट्स के ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देकर इसके ऊपर भी कोई ना कोई प्रावधान जो है वो रखना चाहिए था। क्लियर हुआ? तो ये बिल्स थे जो कि हमें पता होने चाहिए कि इस बार के विंटर सेशन में, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं पूरे साल भर में, बजट, मॉनसून, विंटर, तीनों यहाँ पर जो है हमारे सेशंस जो है वो होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, इसे BMW के नाम से आपको सेशंस की लिस्ट भी दिमाग में रखनी है। अगला आर्टिकल हम लोगों का सिक्योरिटी ब्रीच का, क्योंकि आप सभी लोगों ने अभी सुना होगा कि पार्लियामेंट में दो जो है नौजवान यहाँ पर तानाशाही के विरुद्ध नारे लगाते हुए अचानक से पीला धुआं उन्होंने एकदम से ला दिया और एकदम से लोकसभा में जाके एंटर हो गए। सेम उसी दिन जब 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, जब 9 पुलिस वाले शहीद हुए थे। तो ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है ये हमारी दिखाता है कि हमारे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कितनी कमी है। जबकि ऐसा अभी जो नया पार्लियामेंट हाउस बना है उसमें इतने स्कैनर्स लगे हैं, इतने टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इतने गेट्स लगे हुए हैं, डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, इतना कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पर इतनी जल्दी ऐसा हो गया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, ठीक है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है कि इतना न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस है, उसमें इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इतनी विजिटर्स की चेकिंग होती है, फिर भी ऐसा कुछ हो गया। बैक सेटर स्कैनर्स लगे हैं, मिलीमीटर वेव स्कैनर्स लगे हैं, इवन प्लास्टिक जैसी चीज को डिटेक्ट कर पाते, तो इतना बड़ा वो वहां पे जो येलो कलर का ये किया गया, उनको ये पता नहीं चला, ऐसी किसी को भी एंट्री दे दी यहाँ पर। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर किसके पास होनी चाहिए? ठीक है, तो इन सब चीजों की प्रॉब्लमैटिक है यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेती है। हमारी पूरी ये जो पार्लियामेंट में अभी चेंजेस हुए हैं, न्यू पार्लियामेंट यहाँ पे कब बनाई गई है? अभी 2023 में ही इसका यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था, बिमल पटेल द्वारा आर्किटेक्चर यहाँ पे किया गया है। और अभी एक 5 MPs की यहाँ पे कमेटी बनाई, ठीक है। और 2001 में ही सेम 13 दिसंबर को जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, उन पे अटैक हुआ था यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट में, 5 टेररिस्ट ने किया था। 6 दिल्ली पुलिस के पर्सनल, 2 सिक्योरिटी पर्सनल, उनको भी यहाँ पर पार्लियामेंट में अटैक हुआ। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन इंक्रीज हो गई। तो ये सब अटैक्स की वजह से ये सब प्रॉब्लम जो है मतलब ऐसे देखने को मिलता है। सिक्योरिटी भी काफी बढ़ाई गई और अभी भी सिक्योरिटी है यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो उसका यही कंक्लूजन है कि टेक्नोलॉजीज जब इमर्ज हो गई, डेंजर भी इसकी वजह से काफी सारे देखने को मिले, राइट। नेक्स्ट है हम लोगों का 28 COP सेशन। नेक्स्ट आता है COP 28, जो कि अभी कंडक्ट हुआ है कहाँ पे? दुबई में। जैसे मैंने पहले भी बताया, दुबई डिक्लेरेशन इसके ऊपर साइन हुई है, जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पे स्टार्ट किया गया। लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पर चाहे यहाँ पे रेस कर दिया गया, बट उसमें इतनी ज्यादा अमाउंट कंट्रीज ने नहीं रखा है, जिसकी वजह से मतलब बाकी कंट्रीज की डिमांड को भी यहाँ पे मीट किया जा सके। लॉस एंड डैमेज फंड मैंने कई बार पहले भी एक्सप्लेन किया है, COP 28 में फाइनलाइज इसको एक मंजूरी दे दी गई है। पूरा बोला गया था कि इस फंड में जिस कंट्री को डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री की वजह से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, ठीक है, $100 बिलियन का यहाँ पे सोचा गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 790 मिलियन कंडक्ट हुए हैं, मतलब यहाँ पे लेके आ पाए हैं।
यूएसए जो कि सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिटर है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है सबसे ज्यादा, ओनली उन्होंने यहाँ पे 17.5 मिलियन का यहाँ पे फंड दिया है। बाकी ये पूरा फंड जो मैनेज कर रहा है, करेगा कौन? वो वर्ल्ड बैंक मैनेज करेगा। और इसी में ही यहाँ पर ग्लोबल स्टॉक टेक, मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया, जीएसटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये बोला गया था। ये ग्लोबल स्टॉक टेक था क्या, याद कर लीजिएगा, सीधा एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे। फॉसिल फ्यूल्स के यूज को कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करके फॉसिल फ्यूल्स के यूज को कम करना है। इसे ही कहते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक डिक्लेरेशन, राइट। इसमें 20 से ज्यादा कंट्रीज ने प्लेज लिया है कि वो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, फॉसिल फ्यूल का यूज जो है वो यहाँ पर लिमिट करेंगे, और साथ ही साथ क्लाइमेट मिटिगेशन, ग्रीन फाइनेंस जैसे, स्मार्ट फाइनेंसिंग जैसे टॉपिक्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज सिर्फ लिखने में है, कोई भी कंट्री इसको अडॉप्ट करने के लिए अभी केपेबल कह लो या फिर करना नहीं चाहती है। और इसमें फंड्स को काफी इंक्लूड किया गया है COP28 ने। इंडिया का पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। इंडिया ने अभी तक साइन नहीं करा है, लेकिन इस पे जल्दी ही साइन कर देंगे। और हमने एक ग्लोबल मीथेन प्लेज पे साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया में जो है मीथेन को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। राइस की फार्मिंग जब करते हैं तो मीथेन काफी ज्यादा उसमें से रिलीज होता है, और उसी को आगे फिर यूज किया जाता है नेक्स्ट फार्मिंग के लिए। तो इंडिया ने ग्लोबल मीथेन प्लेज पे साइन नहीं किया, जबकि बाकी कंट्रीज ने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो उसकी ये फाइंडिंग्स यहाँ पे यही आई है कि क्लाइमेट और हेल्थ के ऊपर हो गया, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन निकालने चाहिए। हर कंट्री ने, अराउंड 134 कंट्री है जिन्होंने इसके ऊपर एक्सेप्ट किया है, और फॉसिल फ्यूल्स पे उन्होंने डिसाइड करा है कि फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडीज को कम करके इवन फॉसिल फ्यूल्स के यूज को ही कम कर देना है, फेज आउट कर देना है। इसके लिए टर्म कौन से निकालिए? फेज आउट करना। इंडिया ने भी इंक्लूड करके इसके यूज को फेज आउट करने के लिए स्टेप्स लेने के लिए बात यहाँ पर करी है, राइट। लास्ट आर्टिकल इंडिया की इन्फ्लेशन के ऊपर, अभी आरबीआई ने दिसंबर बुलेटिन अपनी पब्लिश करी है, और दिसंबर बुलेटिन में यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि कोविड-19 की जितनी भी वेव्स आई हैं अभी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में देखने को मिला है राइस। क्योंकि प्रोडक्शन कम हुई, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों की डिमांड तो उतनी ही थी, लेकिन प्रोडक्शन हमारी कम हुई। वापस से हमने इकोनॉमी को ओपन करा, ज्यादा सप्लाई और डिमांड तो उतनी थी, सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फिर से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ा। तो ये चेन जो है वो एक बनती गई, और डिमांड ज्यादा होती गई और प्रोडक्शन सप्लाई कम होती गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यहाँ पर इंक्रीज हुई। ऐसा आरबीआई के पूरे बुलेटिन में पब्लिश हुआ है। इन्फ्लेशन आप सभी लोग जानते हैं, सिर्फ एक चीज के, एक कीमत के बढ़ने को हम इन्फ्लेशन नहीं कहते। गुड्स एंड कमोडिटीज में एक जनरल इंक्रीज जो हो जाता है उसे कहते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन। अब डिमांड की वजह से अगर कुछ आई है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा डिमांड है किसी चीज की और एकदम से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ गए प्राइसेस में, क्वांटिटीज में, उसे कहते हैं डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन। इसे कहते हैं मांग संचालित मुद्रास्फीति, अचानक से हो जाना, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ चीजों के प्राइस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, कंस्ट्रेंट कई चीजों में देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड बताया है पूरे उसमें, वो अबाउट 55% रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन, राइट, जिसमें वेजिटेबल्स को काउंट किया जाता है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई जो है हमारी, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को यहाँ पे चेंज किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हमारा जो ये रेपो रेट है वो अनचेंज रहा है इस बार का। इस बार के जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने उतना ही उसको रखा है, राइट। तो ये एक आर्टिकल था, इसके बारे में भी थोड़ा सा कंप्लीट करके आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उद्भव, ये मैंने अपने वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस में कवर अप करवाया हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ है, इससे जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट दिल्ली में बना भी दिया गया है, जिसमें मिलिट्री का म्यूजियम एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें हमारी पुरानी डिफेंस स्ट्रैटेजीज क्या थी और आज हम लोगों की डिफेंस स्ट्रैटेजीज में कितना चेंज आया है, उसके ऊपर एक पूरा म्यूजियम और एक पूरा, आप कह लो कि एक तरीके से दिखाया गया। इसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर के आज के समय के हमारे राफेल, तेजस, इन सबको दिखाया गया है, जो कि यूनेस्को द्वारा कोलैबोरेट करके स्टार्ट किया गया है, राइट। तो इसमें ये स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। यूएसआई से किया गया, सॉरी यूनेस्को से नहीं किया गया, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी पुरानी एंशंट
स्ट्रैटेजिक नॉलेज को मॉडर्न मिलिट्री पेडागोजी से रिलेट करके सारी चीजें जो है वो वॉरफेयर, स्टेट क्राफ्ट, सबको यहाँ पर दिखाया गया है प्रॉपर तरीके से, राइट। अगला है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो कि यहाँ पर स्टार्ट किया है। अब इसको भी एक बार देख लीजिए, सारी वॉइस तो ऑलमोस्ट ठीक ही लिखी हुई थी। DTAA कहते हैं इसको, जिसमें सेक्शन 90 इनकम टैक्स का उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें एडिशनल टैक्स जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा मोस्ट फेवर्ड नेशंस के लिए। मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया। मैंने पहले की वीडियोस में इसमें एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है भाई। तो मेंस का क्वेश्चन भी अब आज उसी से ही जुड़ा हुआ है। इसको हम डिटेल में एक शॉर्ट की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। यहाँ तक कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।